Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video of YouTube channel. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, Government Bangalore PG College Dithwana. प्रिय छात्रों, आज के व्याख्यान में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से संबद्ध पाठ्यक्रम के लिए सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंतर्गत लाइसोसोम्स के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लाइसोसोम्स के पर्यायवाची नाम है सुसाइड बैग, डिस्पोजल यूनिट्स इत्यादि। आत्मघाती थैला या डिस्पोजल यूनिट्स भी इनको कहते हैं या लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसो का अर्थ होता है विघटन और सोमा का अर्थ होता है बॉडी, अर्थात ये वो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के ऑर्गेनल हैं जो कि विघटन का कार्य करते हैं। इनकी खोज क्रिस्टानी डी डुवे ने 1955 में की थी। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये संरचनाएं झिल्लीबद्ध आशयों के रूप में होती हैं, वेसिकल्स के रूप में होती हैं, एंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और इनके अंतर्गत एसिड फॉस्फेटेज जिसको आप कहते हैं एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि एसिड फॉस्फेटेज के नाम से जाना जाता है, ये इसका प्रमुख एंजाइम है जो इसके अंतर्गत पाया जाता है इसके बैग में, और ये डाइजेशन का काम करता है। तो इट कंटेन्स एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स के रूप में मिलता है। दे आर रिच इन सेल्स इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इनका प्रमुख कार्य, जैसा कि मैंने बताया, कि पाचन से संबंधित है, तो ये अंतःकोशिकीय पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे WBCs इन ब्लड की WBCs में ये बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। लिवर की अंदर फैगोसाइटोसिस की क्रिया में ये देखे जाते हैं, और हिस्टोसाइट्स इन कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यूज या योजी ऊतकों के अंदर ये देखने को मिलते हैं। ये ओस्टियोब्लास्ट, बोन्स की ओस्टियोब्लास्ट में भी देखने को मिलते हैं, ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में इत्यादि में। there are about 40 to 50 types of हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में लगभग 40 से 50 विभिन्न प्रकार के विघटनकारी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, विच आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक या खुरदरी अंतःप्रत्रव्य जालिका के अंदर संश्लेषित होते हैं, और आर कैटेगराइज्ड एज न्यूक्लियेजेस फॉर डाइजेस्टिंग न्यूक्लिक एसिड्स, lipases for lipids, phosphatases for phosphate linked compounds, sulfatase for sulfur linked compounds, and glycosidases for polysaccharides digestion. They arise from Golgi complex or smooth endoplasmic reticulum, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त होते हैं। लाइसोसोम्स सो पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसका अर्थ होता है एक ही स्ट्रक्चर कई रूपों में पाया जाए। बहुरूपता जिसको कहते हैं, वो इनके अंदर एक क्षमता देखने को मिलती है। It exists as primary lysosomes या secondary granules. It is the vesicles
filled with inactive hydraulic और इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये वो आशय होते हैं जिनके अंदर निष्क्रिय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, या सेकेंडरी लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, या हाइड्रोफाइगोसोम्स पाए जाते हैं। इट इज़ द लाइसोसोम फ्यूज्ड विद इंजेस्टेड फूड। ये वो लाइसोसोम होते हैं जो कि इंजेस्टेड फूड के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ आप देखिए लाइसोसोम्स की संरचना समझाने की कोशिश की गई है, या इनके फंक्शंस को भी समझाने की कोशिश किया गया है। ये प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम और या सेल के अंदर कोई पदार्थ अगर प्रवेश करता है तो प्राइमरी लाइसोसोम उसको घेर करके एक संरचना का निर्माण करता है जिसको फैगोसोम कहते हैं, और इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रवेश करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो लाइसोसोम उसको घेर लेता है, और घेरने के बाद जो संरचना बनती है उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। इसी तरीके से यह सेकेंडरी लाइसोसोम टर्शरी लाइसोसोम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि सेकेंडरी लाइसोसोम्स के ऑटोफेगस के अंदर स्वभक्षण के द्वारा निर्मित होता है, और ये इपिफेगी या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, इपिफेगी का मतलब होता है शरीर कोशिका से बाहर निकलना, या एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल से बाहर निकलना। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किनारे आकर के ये टर्शरी लाइसोसोम में अभी देखिए जो फॉरेन बॉडी एंटर हुई थी वो विघटित होकर छोटी हो गई है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल समाप्त हो गई है। ये अपने अंदर डाइजेस्ट करके उसको बाहर की ओर एक्सपेल कर देता है, बाहर की ओर विसर्जित कर देता है उस पदार्थ को। तो इस तरह से लाइसोसोम्स की एक साइकिल चलती है, जिससे कि लाइसोसोम का मुख्य फंक्शन डाइजेशन का इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, वो समझ में आता है। अब हम बात करते हैं आगे लाइसोसोम्स के फंक्शंस की। इसी तरह से लाइसोसोम्स रेजिडुअल बॉडी के रूप में भी पाए जाते हैं। टर्शरी लाइसोसोम्स इनको कहते हैं। इट इज़ द लाइसोसोम लेफ्ट विद ओनली अनडाइजेस्टेड फूड विच लेटर ऑन थ्रोन आउट बाय द एक्सोसाइटोसिस, जो कि धीरे धीरे कोशिका की सतह से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ये वो संरचनाएं होती हैं। इसी तरह से इसका एक अवस्था होती है जिसको ऑटोलाइसोसोम्स भी कहते हैं या ऑटोफेगोसोम्स भी कहते हैं। इट इज़ द प्राइमरी लाइसोसोम रिलीजिंग ऑन द सेल ऑर्गेनल्स और थॉर्न आउट सेल्स, या ये वो संरचना होती है जो सेल से बाहर की ओर निकालने के काम में आती हैं। किसको? जो कि फॉरेन बॉडी एंटर होती है सेल के साइटोप्लाज्म में और उसको डाइजेशन के बाद बाहर विसर्जित करती हैं। अब हम लाइसोसोम्स के फंक्शन को आपको समझाना चाहते हैं। दे आर मेंट फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाचन के कार्य के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु जो सेल ऑर्गेनल डेड हो जाए या कोई फॉरेन बॉडी सेल के अंदर एंटर होती है, कोई बैक्टीरिया या कोई भी वस्तु, उसको ये पचाने का काम करते हैं। पचाने अर्थात उसका निस्तारण करने का काम करते हैं। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ वॉर्न कट सेल्स, कोई भी टूट फूट सेल के अंदर होती है, उस टूटे फूटे हिस्से को निस्तारित करने का काम करते हैं। या कोई भी ऑर्गेनल है वो उसको भी ये पचाने का काम करते हैं, और या कोई भी कंपाउंड कोई यौगिक अंदर प्रवेश कर जाए तो उसको भी निस्तारण करने का काम करते हैं। इसीलिए हम इसको डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं। दे आल्सो डाइजेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फूड, सेल के बाहर का जो पदार्थ होता है उसको भी पचाने का काम करते हैं। जैसे एक्रोसोम प्रोड्यूसेस हाइलुरोनाइडेज टू डाइजेस्ट एग एनवेलप। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा होगा और फर्टिलाइजेशन में पढ़ा होगा
कि एक्रोसोम जो होता है वो जब ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है तो एक हाइलोरोनाइडेज एंजाइम सीक्रेट करता है, और ये हाइलोरोनाइडेज एंजाइम एग की मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने का काम करता है, जिससे कि स्पर्मेटोजोआ ओवम में एंटर हो, प्रवेश कर सके। तो एग के एनवलप को डाइजेस्ट करने का काम भी करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फूड को भी ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसी तरह से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स टू डाइजेस्ट बोन्स एक्सेट्रा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में बोन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दे डाइजेस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को पाचन करने का काम करते हैं और इस तरह से शरीर की रक्षा में ये हेल्पफुल होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स होती हैं, एंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, इनको ये पाचन करने का काम करते हैं। इसी तरह से दे आर इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स के स्त्रवण में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसे थायरोक्सिन फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन के द्वारा थायरोक्सिन का रिलीज करना। इसी तरीके से ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस दे डाइजेस्ट अनवांटेड ऑर्गेनल्स एंड टेल एंड गिल्स इन टैडपोल, ये अनावश्यक पदार्थों को जैसे टेल और गिल्स को टैडपोल में टेल और गिल जो होते हैं उनको विपाटन में उनका समाप्त होते हैं, जब मेटामॉर्फोसिस होती है टेल समाप्त हो जाती है, गिल समाप्त हो जाते हैं, तो वो कैसे होती हैं, वो लाइसोसोम द्वारा डाइजेस्ट करने के कारण होती हैं। या एनलार्ज यूट्रस आफ्टर पार्चुरेशन, प्रसव के पश्चात जो बढ़ा हुआ यूट्रस होता है उसको भी श्रिंक करने का, नॉर्मल करने का काम लाइसोसोम्स की ही परिघटना के द्वारा संपन्न होता है। लाइसोसोम्स द्वारा डाइजेशन से संपन्न हो पाता है। इसी तरह से ड्यूरिंग स्टार्वेशन दे हाइड्रोलाइज द स्टेरॉयड ऑर्गेनिक फूड, जब हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो ये स्टोर्ड ऑर्गेनिक फूड जो बॉडी में होता है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, और वो सेल के अंदर ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड एक्स्ट्रा नरिशमेंट बाय डाइजेशन और एक्स्ट्रा नरिशमेंट बाय डाइजेस्टिंग ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। तो इस तरह से सेल ऑर्गेनल्स को ये डाइजेस्ट करके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न कराने का काम करते हैं। इसी तरीके से दे मे कॉज ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड रिजल्ट्स इन म्यूटेशन। जब कभी म्यूटेशन होता है तो उस समय क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है, तोड़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड टूटता है, विघटन होता है, और उससे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के टूटने से म्यूटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसमें भी लाइसोसोम्स का रोल होता है। इसी प्रकार से some residual bodies accumulate in the cells, leading to various storage disease like gout, silicosis, rheumatoid arthritis, asbestosis। तो ये जो बीमारियां हैं, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टॉस की वजह से होती है, रीमेटॉइड जो होती है आर्थराइटिस है, सिलिकोसिस सिलिका की वजह से होती है, गॉइटर की वजह से होती है। तो इसमें जो ये अभिवृद्धि उत्पन्न होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ये एस्बेस्टॉस हुआ, सिलिकन हुआ, सिलिका हुआ, इनके डस्ट के प्रवेश करने पर लाइसोसोम ही उनको निस्तारित करने का काम करता है। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन रेजिडुअल बॉडीज काज इरिटेशन, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं रेजिडुअल बॉडीज में, ये इरिटेशन उत्पन्न करने का काम करते हैं। इस तरीके से दे कैन रिड्यूस अगेन, दे रिड्यूस एजिंग, ये जीर्णता को कम करने का भी काम करते हैं, एजिंग को, जीर्णता को कम करने का काम करते हैं, उम्र के बढ़ने को भी रोकने का काम करते हैं। इसी तरह से रोटेटिंग ऑफ फ्रूट्स इज रिड्यूसेस बाय चेकिंग द एक्शन ऑफ पॉलीग्लाइकोयूरोनेज। कोई भी पदार्थ जब सड़ता करता है तो उसको उस निस्तारित करने का या उस प्रक्रिया को भी रेक्टिफाई करने का काम ये अपने, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं वो उनमें रोटिंग होती है, सड़न होती है, तो उनको भी ये
पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज नामक एंजाइम के द्वारा उस प्रक्रिया को भी संपन्न करते हैं। तो इस तरह से लाइसोसोम्स मैंने आज आपको क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में भी आता है, कई बार इस पर पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है।